मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। 9:30 प्राइम टाइम इतिहास की पाठशाला का समय है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज राजपूत काल में हम लोगों को गुर्जर प्रतिहार वंश की शुरुआत करनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजपूत काल से हमेशा कुछ न कुछ कभी कभार ऐसे टेक्निकल और कठिन प्रश्न भी पूछे गए जिसके जवाब आपको आसानी से मिलते नहीं है। तो फिलहाल आज हम लोग गुर्जर प्रतिहार वंश को डिस्कस करेंगे। एक दो वंश और फिर इसके बाद एक दो वंश और फिर इसके बाद कुछ वंश और फाइनली 2 से 3 लेक्चर में गुर्जर प्रतिहार वंश और जितने भी राजपूत काल के वंश हैं वो हम लोग खत्म करेंगे। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं, जल्दी से क्लास में आ जाइए। सर्वप्रथम जो उत्तर भारत का राजपूतों का राजनीतिक क्षतिज है उसमें सर्वप्रथम किसका उदय हुआ, पहला क्वेश्चन है। तो राजपूतों के राजनीतिक क्षतिज पर सबसे पहले प्रतिहारों का उदय हुआ। और अब देखिएगा, प्रतिहार, प्रतिहारी किसे कहा गया? प्रतिहार द्वारपाल को कहा जाता है, प्रतिहारी। अब खास बात क्या है, जो मेहर भोज का नाम आपने सुना है, बहुत प्रतापी शासक हुआ है ये गुर्जर प्रतिहार वंश का। ग्वालियर प्रशस्ति में उल्लिखित है, उसकी क्या उल्लिखित है, वो उल्लेख करता है कि इन्होंने स्वयं को भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया। बहुत ध्यान से चीजों को सुनिएगा। अगर ये प्रश्न ऐसे भी बन जाए कि लक्ष्मण के वंशजों के रूप में राजपूतों का वंश जाना जाता है, गुर्जर प्रतिहार वंश जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर लक्ष्मण का वंश संबंधित है गुर्जर प्रतिहार वंश से, तो प्रतिहारी क्यों कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के प्रतिहारी के रूप में काम किया था, इसलिए उनके वंशज प्रतिहारी कहे गए। ये ग्वालियर प्रशस्ति कह रही है, मेहर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति कह रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान निंद्रा पर विजय पाई और 24 घंटे रात्रि में पहरा देते थे, तो वो प्रतिहारी के रूप में, तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश, ऐसा उल्लेख करते हैं ये। फिलहाल ये कह रहे हैं कि जो गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम अगर अभिलेखी साक्ष्य, ये प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं समझता हूं क्लास के प्रति अब आपका उत्साह आना चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो सारे प्रश्न कंप्लीट कर दे रहा हूं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। और अगर अब चूके तो फिर अब आपका कैरियर है, आप निर्णय कर सकते हैं बेहतर। गुर्जर प्रतिहार का सबसे पहला जो अभिलेखीय संदर्भ है वो मिलता है पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में। याद आया? एहोल प्रशस्ति पुलकेशिन द्वितीय की। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूं कि एहोल प्रशस्ति का रचनाकार कौन है, तो तुरंत जवाब आएगा रवि कीर्ति है। याद आया आपको? रवि कीर्ति है। ध्यान दीजिएगा, रवि कीर्ति किस धर्म के अनुयायी थे? ये प्रश्न भी आया है तो आपको पता होगा, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ये भी पूछा गया है कि भारवी और कालिदास का उल्लेख एक साथ किस अभिलेख में हुआ है, तो वो पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में हुआ है। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता हो गई। तो अब मामला ये है कि भाई गुर्जर प्रतिहारों का पहला अभिलेखी संदर्भ पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति में है। और अब आगे देखिए, बाण भट्ट ने हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख किया है। और फिर अब खास बात क्या है? खास बात यह है कि प्रतिहारों के पहले शासक के रूप में, पहले ऐतिहासिक शासक के रूप में, ध्यान दीजिएगा भाई, प्रतिहारों के पहले आदि पुरुष के रूप में हमें हरिश्चंद्र का उल्लेख मिलता है। और हरिश्चंद्र को मैंने कल आपको बताया था कि ब्राह्मण बताया गया है। और यही कारण है कि एक दो बार प्रश्न ऐसे आए हैं कि ब्रह्म क्षत्र परंपरा में किनको शामिल करते हैं, तो बात तो वही है घुमा फिरा के कि ब्रह्म क्षत्र परंपरा में परमार और सेन है। और ये दोनों विकल्प ना मिले तो प्रतिहारों को चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, मतलब प्रतिहारों का जो आदि पुरुष है वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण हरिश्चंद्र को बताया गया है। और उनकी भद्रा नामक पत्नी से उत्पन्न संतानों को प्रतिहार कहा गया। मुझे उम्मीद है आपने बढ़िया किया होगा। वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं तो वो नागभट्ट प्रथम है गुर्जर प्रतिहार वंश का। देखिए, प्रश्न नोट करते जाइएगा, अगर याद है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, नोट कर लीजिएगा। नागभट्ट प्रथम है, पहला जो वास्तविक संस्थापक है।
ठीक है, जिसने उज्जैनी को राजधानी बनाया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और कहते हैं कि इसके पूर्व यानी कि नागभट्ट के पूर्व प्रतिहारों का जो राजनीतिक सत्ता का केंद्र है वो कहाँ था? राजस्थान में जालौर था। ये एक अच्छा प्रश्न बन रहा है। मैं चाहता हूं कि क्लास को आप चाहें तो अपने शुभ चिंतकों को शेयर कर सकते हैं। क्लास अगर ठीक लगती है तो लाइक का बटन दबाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। और नागभट्ट ने अरबों से संघर्ष किया और उन्हें सिंध से आगे नहीं बढ़ने दिया। नागभट्ट ने तो अरबों को सिंध के आगे नहीं आने दिया। और इन अरब आक्रमणकारियों का जो नेता है वो जुनैद था। तो जुनैद का समकालीन जो प्रतिहार वंश का शासक है वो नागभट्ट प्रथम है। मुझे उम्मीद है ठीक कर रहे हैं। और फिर देखिएगा बाद में नागभट्ट के बाद फिर दो अयोग्य शासकों का उल्लेख मिलता है, आपके काम की बात नहीं है फिलहाल। इसके बाद वत्सराज आते हैं 775 से 800। देखिएगा इंपॉर्टेंट बात है। और राजपूत काल के संदर्भ में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि त्रिकोणात्मक संघर्ष है। और त्रिकोणात्मक संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार हैं, पाल हैं और राष्ट्रकूट हैं। इसको भी मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि हमेशा इतने बढ़िया सरल शब्दों में करवा देंगे, वो हमेशा आपके लिए कंफ्यूजन और प्रश्न का जो नेचर है वो समझने में आपको दिक्कत होती है। छात्र और छात्राएं कह रहे हैं कि सर पूरा पढ़ लें इसके बाद भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, केवल हम लोग पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और आपका सिलेक्शन इस बात पर निर्भर करता है कि परीक्षा में आपने कैसा परफॉर्म किया है और कितनी कम गलतियां की हैं। ध्यान दीजिएगा, क्रिकेट की टीम में हमेशा इंडिया जीतेगी ऐसा नहीं हो सकता है। कभी कभी इंडिया बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से भी हारी है। और सचिन तेंदुलकर हमेशा सेंचुरी नहीं बनाते हैं, वो कभी जीरो पे भी आउट हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो बहुत सारे छात्र छात्राएं ऐसे हैं कि जो बहुत गंभीर हैं और अभी तक किन्हीं दुर्भाग्यवश किन्हीं कारणों से सिलेक्शन नहीं हुआ है। इस बार केवल अब यह देखना है कि गलती नहीं करनी है, बहुत सहजता और बहुत सजगता दोनों के साथ काम करना है। तो देखिएगा, अब ये वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। और ध्यान दीजिएगा, कन्नौज ये त्रिकोणात्मक संघर्ष का केंद्र रहा है और अपना प्रभुत्व ये जमाने की कोशिश करता है वत्सराज। तो इसमें पाल शासक धर्मपाल ने भी हस्तक्षेप किया है। अभी हम लोग पाल वंश भी पढ़ेंगे। तो देखिएगा, वत्सराज ने प्रथमतः धर्मपाल को परास्त किया। पहली बात यह है कि वत्सराज ने धर्मपाल को, पहली बार जो पहला अटैक हुआ है, अभी तीनों पढ़ लेंगे, पाल को भी पढ़ लेंगे, राष्ट्रकूट को भी पढ़ लेंगे, फिर तीनों को मिला के पढ़ा देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो वो कह रहे हैं कि वत्सराज ने प्रथमतः धर्मपाल को परास्त किया, यानी कि धर्मपाल परास्त हो गए। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही वत्सराज और धर्मपाल संघर्षरत हुए, दक्षिण भारत से एक शक्ति है राष्ट्रकूट शक्ति, और वहां पे शासक है पराक्रमी शासक ध्रुव। ध्यान दीजिएगा, ये रिंग कर दिया मैंने। उत्तर भारत की ओर आता है और ये दोनों को परास्त करता है। कौन? वत्सराज को भी और धर्मपाल को भी। लेकिन दक्षिण भारत में वो अराजकता फैली, तो फिर वो आंतरिक अव्यवस्था के कारण ध्रुव जल्दी ही दक्षिण भारत की ओर लौट गया। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये संघर्षरत हुए कौन कौन? वत्सराज और धर्मपाल। दक्षिण भारत से ध्रुव ने आगे बढ़कर दोनों को परास्त किया और फिर वो वापस अपनी राजधानी की तरफ लौट जाता है। और जब ध्रुव लौट जाता है तो धर्मपाल ने कन्नौज में वत्सराज के द्वारा मनोनीत कन्नौज के आयुध वंश के शासक, ध्यान दीजिएगा, धर्मपाल ने कन्नौज में वत्सराज के द्वारा मनोनीत इंद्रायुध को परास्त किया। धर्मपाल ने इंद्रायुध को परास्त किया। इंद्रायुध को किसने नियुक्त किया था? वत्सराज ने। और फिर धर्मपाल ने कन्नौज में चक्रायुध को अपनी अधीनता में शासक बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो जो पहला चरण है उसमें फाइनली कौन जीता? धर्मपाल। धर्मपाल ने वत्सराज को परास्त करने में सफलता पाई, इंद्रायुध को कन्नौज से में परास्त करके, और फिर चक्रायुध को अपनी अधीनता में उसने शासक बना दिया। यहां तक बात ठीक है। अब थोड़ा देखिएगा नागभट्ट द्वितीय को, बहुत पराक्रमी शासक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर नागभट्ट द्वितीय आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने चक्रायुध को अपदस्थ कर दिया। चक्रायुध किसका प्रतिनिधि है भाई? धर्मपाल का प्रतिनिधि है, ध्यान दीजिएगा। और फिर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और ये नागभट्ट द्वितीय ही पहला शासक है जिसने कन्नौज के प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक के रूप में
सत्ता संभाली कौन? नागभट्ट द्वितीय। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो कन्नौज के प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक के रूप में सत्ता संभालने वाला शासक कौन है सर? वो है नागभट्ट द्वितीय। देखिएगा, और फिर यहां पर ये खास बात है, बहुत खास बात है, चंद्रप्रभ सूरी की रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रप्रभ सूरी की रचना प्रभावक चरित्र से प्राप्त हमें ज्ञान जो है, जो भी सूचनाएं मिलती हैं, नागभट्ट द्वितीय ने गंगा की पवित्र धारा में जल समाधि ली। तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ले ली? वो है नागभट्ट द्वितीय। और कहां से पता चलता है? वो चंद्रप्रभ सूरी की रचना प्रभावक चरित्र। ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज गंगा यमुना के संगम में चंदेल शासक धंग ने भी जल समाधि ली है, याद आया। दक्षिण भारत में सोमेश्वर प्रथम ने भी तुंगभद्रा में डूबकर जल समाधि ले ली है, याद आया। जयपाल जो हिंदू शाही वंश का शासक है, उसने युद्ध भूमि में ही चिता में आत्मदाह कर लिया, याद आया। ऐसे बहुत से शासक हैं जिन्होंने आत्मदाह कर लिया, ऐसे बहुत से शासक हैं जिन्होंने जल समाधि ले ली, याद रखिएगा। और मुझे उम्मीद है एक बढ़िया ढंग से हम लोग कर पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा, कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, इस राजपूत काल को 2 लेक्चर 3 में पूरा करके फिर यूरोपियों के आगमन पे जाएंगे, उसको पूरा करके फिर प्राचीन भारत में हम लोग चोल पे जाएंगे। ये हम लोगों का एक अपना मेरा प्लान है। जैसा आपने हम लोगों को मतलब अपने संदेश भेजे हैं, हमारी टीम ने उसको एनालाइज किया है, सैकड़ों छात्रों के मैसेजेस आए हैं, सबको ग्रुप में करके और फिर ये निर्णय लिया गया कि एक एक कठिनतम टॉपिक एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के क्रमशः आपको रिवाइज करा दिए जाएं। इस संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है, हम लोगों के 3 प्रैक्टिस सेट हैं, नए छात्रों के लिए सूचना है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का हम लोगों का अमृत मंजरी है, 3000 प्रश्नों की कठिनतम प्रश्नों की व्याख्या के साथ टॉपिक वाइज प्रागैतिहासिक काल से राजपूत काल तक जाता है। और फिर ये मेडिवल इंडिया का ये हमारा अमृत गंगा है, अरबों के आगमन और राजपूत काल से लेकर परवर्ती मुगलों तक जाता है। आपको बढ़िया से देख रहे हैं। और आप चाहें तो इन 2500 प्रश्न मेडवल में है, 2000 मॉडर्न में है, 2000 मॉडर्न में है। अमृत मंजरी के नाम से है, यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है और भारत की आजादी के बाद तक जाता है। तो कुल मिला के ये हम लोगों के 7500 प्रश्न हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि सब 7500 क्वेश्चन ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो हर बुकलेट एक एक हफ्ते में सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं कर सकते हैं 7500, तो ये 3000 प्रश्न कंबाइंड मंगा सकते हैं। अमृत कलश, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कंबाइंड है, तीनों पार्ट हैं इसमें। कठिन प्रश्नों की व्याख्या इसमें नहीं है, आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। और हमारी आपको सूचना हमारी तरफ से मिली होगी, अमृत वाणी भी एनसीईआरटी बेस्ड उन प्रश्नों को शामिल करते हुए वो जल्दी ही आपके हाथों में होगी। तो फिलहाल फिर देखिएगा, नागभट्ट द्वितीय का जो उत्तराधिकारी है वो रामभद्र है। बहुत आपको यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, दुर्बल शासक है। और सर्वाधिक प्रतापी शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, नागभट्ट द्वितीय के बाद ये जो सर्वाधिक प्रतापी शासक आ रहा है, मिहिर भोज आ रहा है। यहाँ से बहुत प्रश्न आए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मिहिर भोज से हैं, परमार वंश के भोज से हैं। यहाँ प्रतिहार वंश पे महेंद्रपाल और महिपाल प्रथम से, मतलब प्रश्नों का कंसंट्रेशन यहीं पर है। फिर चौहान वंश है, फिर चंदेल वंश है, तमाम है। तो जहां जहां पे फोकस करिएगा, ये हमेशा पूछा गया है कि आदि वराह और प्रभास उपाधियां किसकी हैं? मिहिर भोज की हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक प्रतापी वंश में मतलब गुर्जर प्रतिहार में सर्वाधिक प्रतापी शासक यही है, वैष्णव धर्म का अनुयायी है, ध्यान दीजिएगा। और चांदी के सिक्के उसने द्रम को प्रचलित किया और उसकी उपाधियां उसके सिक्के पर अंकित हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, आप उठा के देखिएगा। और इन सारे प्रश्नों को मैंने अपनी जो हमारी अमृत गंगा है मेडिवल इंडिया की, उसमें हमने शामिल किया है, अच्छे ढंग से शामिल किया है, व्याख्याएं भी दी हैं। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज की प्रशंसा में लिखा है, देखो क्या लिखते हैं, सुलेमान लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं,
बहुत बड़ी सेना है उसके पास, घोड़ों की अश्व सेना है जो किसी अन्य राजा के पास नहीं है। वह अरबों का सबसे बड़ा शत्रु है और भारत के राजाओं में उससे बड़ा इस्लाम का दूसरा बड़ा शत्रु कोई नहीं है। तो इस्लाम का शत्रु घोषित किया है, अरबों का दुश्मन घोषित किया है, सबसे बड़ा शत्रु घोषित किया है मेहर भोज को। किसने? सुलेमान ने। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चीजों को और गलतियां ना हो, इसलिए इतनी चीजों को मैं रिंग कर दे रहा हूं, बढ़िया से बता दे रहा हूं। 49 वर्षों तक शासन किया। अब टाइम पीरियड आप देख लीजिएगा यहाँ पे, ये 836 से 885, 49 ईयर्स। अब देखिए ये कॉमन बात है कि 49 ईयर्स में इसने भी शासन किया, अकबर और औरंगजेब ने भी लगभग 49 वर्षों तक शासन किया है। इतनी बातें मैं क्लियर कट करके दे रहा हूं। और एक विशेष बात यह है कि अभी भी अगर आप अनिर्णय की स्थिति में हैं, ये समय पढ़ने का नहीं है, ये समय रिवीजन का है, ये समय अपनी तैयारी को जांचने का है, मुकम्मल करने का है। अगर अभी भी आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं तो तैयारी फिर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइफ में टाइम बहुत वैल्यूबल है, आपका टाइम बहुत कीमती है। और अब बात केवल इतनी सी है कि आप पूरी तरह से कमर कस के बैठिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं छात्रों में अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है चीजों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के। महेंद्रपाल प्रथम के पास आइए, राजशेखर कहाँ पे है? राजशेखर से 1000 बार प्रश्न आए हैं। महेंद्रपाल के यहाँ भी है, महिपाल प्रथम के यहाँ भी है। आपको पहला विकल्प क्या चुनना है? महेंद्रपाल प्रथम चुनना है। राजकवि हैं, अनेक पुस्तकों की रचना की है, और अगर ये महेंद्रपाल प्रथम नहीं होंगे तो महिपाल प्रथम चुनेंगे राजशेखर के लिए, लेकिन पहले विकल्प में इनको चुनिएगा। काव्य मीमांसा कम से कम मेरे नॉलेज में पिछले 25 वर्षों में 50 बार पूछी गई। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? कर्पूर मंजरी प्राकृत भाषा का पहला नाटक है, पूछी गई है। विद्याशाल भंजिका, बाल भरत, प्रचंड पांडव, बाल रामायण, भुवन कोश, ये 6 रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, कम से कम ये पता होनी चाहिए। पूरी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भंजिका, बाल भरत, बाल रामायण, भुवन कोश किनकी है? राजशेखर की। फिर देखिएगा प्राकृत भाषा का प्रथम नाटक है। फिर अब यहां पर एक बात आ रही है, जैसे थोड़ा सा मैंने रिमार्क किया है, देखिएगा कर्पूर मंजरी आ रही है, तो अब सर बहुत सारी मंजरियां पूछी गई हैं। इतनी मंजरियां हैं, भारत मंजरी, रामायण मंजरी, श्रृंगार मंजरी, परिजात मंजरी, सब मंजरियां पूछी गई हैं। तो मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए चीजों को एक साथ एक सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया है। देखिएगा ये श्रृंगार मंजरी किसकी है? भोज की है। क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी भी है, रामायण मंजरी भी है, ध्यान दीजिएगा भारत मंजरी भी है। ये सारी पुस्तकें इनकी हैं। 3 मंजरियां किनकी हैं? क्षेमेंद्र की हैं। धर्मपाल की तिलक मंजरी है, तिलक मंजरी है। धनपाल शब्द है ये, सॉरी धर्मपाल लिखा हुआ है, धनपाल। धनपाल की तिलक मंजरी है। मदन की परिजात मंजरी है। जयचंद की रंभा मंजरी है। बहुत कुछ है, अब इतना कुछ मैंने आपको बता दिया है। महत्वपूर्ण क्या है कि महेंद्रपाल और महिपाल दोनों के दरबार में रहे। दोनों विकल्प उपलब्ध होने पर महेंद्रपाल प्रथम को चुनिएगा। वो पूछते हैं राजशेखर के लिए। इतना कुछ क्लियर कट कर दिया, और इतना कुछ मैंने जब प्रश्न लिए हैं तो उनको रिमार्क के रूप में आपकी जो कंफ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करने के लिए एक्सप्लेनेशन दिए हैं अपनी अमृत गंगा में। ये अमृत गंगा, ये समझ लीजिए गागर में सागर है। अगर ये अमृत गंगा है तो ये अमृत गंगा है, ये अमृत की गंगा ही प्रवाहित हुई है, चाहे वो अमृत संजीवनी हो और वो चाहे अमृत मंजरी हो। आपके लिए बेहतर ढंग से तैयार किया गया है, बाकी आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। महिपाल प्रथम को देख लीजिएगा, और महिपाल प्रथम को राजशेखर ने, ध्यान दीजिएगा, आर्यावर्त का सम्राट रघुवंश मुक्तामणि की उपाधि दी है। तो रघुवंश मुक्तामणि किसकी है? आर्यावर्त का सम्राट कौन है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए महिपाल प्रथम है। एक बार वो पूछा गया निशंक शंकर कौन है, याद आया होगा। निर्वाण नारायण कौन है? ऐसी कठिन उपाधियां भी पूछी गई हैं। राजपूत काल में उपाधियों को और युद्धों को बहुत अच्छे से अरेंज कर लीजिए, पुस्तकों को अरेंज कर लीजिएगा। और महिपाल प्रथम के समय में कौन आया है? अल मसूदी आया है। महिपाल प्रथम के समय में भारत आने वाला अरब यात्री कौन है? अल मसूदी है। और इसके बाद पतन का विघटन प्रारंभ हो गया
और अंतिम प्रतिहार शासक के रूप में हमें यशपाल का उल्लेख मिलता है। और इसके बाद प्रतिहारों के बाद कन्नौज में गढ़वालों की सत्ता आती है। प्रतिहारों के बाद कन्नौज में गढ़वालों की सत्ता आती है। तो आपने अभी हमारे साथ अभी केवल जो त्रिकोणात्मक संघर्ष का मामला है उसमें आपने देखा वत्सराज को, धर्मपाल को, फिर अभी हम लोग राष्ट्रकूट वंश भी पढ़ेंगे और अभी हम लोग पाल वंश भी पढ़ेंगे। फिर हम कंक्लूड करके त्रिकोणात्मक संघर्ष को एक बार संक्षेप में फिर से समझा देंगे। तो आइए गढ़वाल वंश भी कर लेते हैं, अगर इजाजत दें आप तो गढ़वाल वंश कर लीजिएगा। ठीक है, गढ़वाल वंश की स्वतंत्रता का संस्थापक कौन है सर? चंद्रदेव है। गढ़वाल वंश की जो स्वतंत्रता का संस्थापक है वो चंद्रदेव है, ध्यान रखिएगा। और टाइम पीरियड भी दिया हुआ है 90 से 1104। और फिर गोविंद चंद्र से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। गढ़वाल वंश के जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हैं वो गोविंद चंद्र है। बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो इसकी जो पत्नी के सारनाथ अभिलेख में कहा गया है कि दुष्ट तुरुष्क वीरों से वाराणसी की रचना के लिए, रक्षा के लिए हर अर्थात महादेव के द्वारा नियुक्त वह मानव हरि अर्थात विष्णु का अवतार था। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया बात है, मतलब चूकिएगा नहीं गोविंद चंद्र को लेकर के। अभी देखिएगा लक्ष्मीधर से प्रश्न पूछे गए हैं। गोविंद चंद्र ने कलचुरी शासक कर्ण के सिक्कों की बनावट के नकल पर कमलासीन मां लक्ष्मी के अंकन वाले सोने चांदी के एवं तांबे के साथ मिले हुए अन्य धातुओं के सिक्के जारी किए। तो वो कहते कमलासीन, कमल पर आसीन मां लक्ष्मी के सिक्के गढ़वाल वंश में किसने शुरू किए? गोविंद चंद्र ने। किस वंश के अनुकरण पर? कलचुरी वंश के अनुकरण पर। ठीक है, फिर देखिएगा वो कह रहे हैं कि गढ़वाल वंश के शासकों के सिक्के पहले कैसे थे? वो वृषभ अश्वारोही प्रकार की शैली के सिक्के हैं। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि गोविंद चंद्र ने स्वयं को कलचुरी साम्राज्य का उत्तराधिकारी माना और कलचुरी उपाधियां नरपति, गजपति एवं मुद्रा प्रणाली को अपना लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक खास बात क्या है? खास बात यह है विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि। अब मैं यहाँ पर इसको रिंग कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया है। गोविंद चंद्र की एक उपाधि है विविध विद्या विचार वाचस्पति। गोविंद चंद्र की है, विद्वान आदमी है। ध्यान दीजिएगा, गलती हो जाती है और हम लोग परमार शासक बोझ को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि गोविंद चंद्र की है। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। इसके दरबारी कवि और महासंधि विग्रही, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मीधर हैं और इनकी रचना कृत्य कल्प तरु पूछी गई है, 20 बार पूछी गई है। और किस विषय वस्तु से संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। और ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मीधर की उपाधि भी पूछी गई है, मंत्र महिमा का आश्चर्य। मंत्र महिमा का आश्चर्य, ध्यान दीजिएगा। विविध विद्या विचार वाचस्पति किसकी है सर? गोविंद चंद्र की है। गोविंद चंद्र के दरबार में उसके राजकवि महासंधि विग्रहिक लक्ष्मीधर हैं। लक्ष्मीधर की उपाधि कौन सी है? कृत्य कल्प तरु है। और लक्ष्मीधर की उपाधि मंत्र महिमा का आश्चर्य। मुझे उम्मीद है चीजें आपको बहुत रिकॉल हो रही होंगी। और फिर देखिएगा, ये प्रश्न यूपीएससी ने पूछा, फिर यूपीपीसीएस में पूछा गया, फिर गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी और ये पूछा गया था कि सारनाथ का धम्म चक्र जिन बौद्ध विहार किसने बनवाया? तो वो गोविंद चंद्र की धर्म पत्नी कुमार देवी है। जयचंद के बारे में आइए, चंद्रावर का युद्ध याद आ जाना चाहिए। सर्वाधिक किसके 16 अभिलेख मिलते हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयचंद्र, है ना। और इनमें से अधिकांश वाराणसी से मिलते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों से मिलते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि उसकी राजधानी वाराणसी हो सकता है, उसकी राजधानी वाराणसी भी रही हो। गढ़वाल शासकों का राज्य कन्नौज से लेकर काशी तक फैला हुआ था, इसलिए गढ़वाल वंश के शासकों को काशी नरेश भी कहा जाता है। बड़ा सा गोला किया है। ये प्रश्न आया है कि काशी नरेश की उपाधि किस वंश के राजपूत शासकों को दी जाती है सर? तो गढ़वाल वंश है।
क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में राय अपनी कमेंट बॉक्स में दिया करिए। ये बात हम जरूर कहते हैं और कहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल बैठते हैं तो कुछ ना कुछ आपको क्रिएटिव चाहिए, तो अच्छा लग रहा है तो आप एक बार रिस्पॉन्स कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और इतना कुछ क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, रिवाइज करना है तो आप मेरे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। मैंने कई बार अभी बताया, नए छात्र दिख रहा है काफी जुड़ रहे हैं। एंशियंट का ये अमृत संजीवनी है, 3000 प्रश्न हैं, टॉपिक वाइज हैं, प्रागैतिहासिक काल से राजपूत काल तक। और फिर इसके अगले क्रम में ये हमारा अमृत गंगा है, मेडवल इंडिया का। अरबों के आगमन राजपूत काल से शुरू होता है और फिर परवर्ती मुगलों तक जाता है। हर टॉपिक में 400, 450, 500 प्रश्न हैं। ये अमृत मंजरी है मॉडर्न इंडिया का, आप देख सकते हैं। यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है। स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप चाहे तो इन पुस्तकों को, प्रैक्टिस सेट को मंगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जयचंद्र के बारे में जानकारी का जो प्रमुख स्रोत क्या है, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो पूछी गई है। विद्यापति का ग्रंथ पुरुष परीक्षा पूछा गया है। मेरुतुंग की रचना, ये मेरुदंड लिखा हुआ है, मेरुतुंग की रचना प्रबंध चिंतामणि। मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको याद आए, पेपर देखा हो आपने, तो ये सब रिकॉल हो जाएगा। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। इतना कलेक्शन आपको कहीं किसी किताब में मिलेगा नहीं, इतना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं मिलेंगी। फिलहाल देखिएगा, आपको पता है कि वो जयचंद और पृथ्वीराज चौहान थर्ड, राय पिथौरा याद आया होगा, दोनों के बीच थोड़ी सी शत्रुता थी। और कुछ बात ऐसा है कि वो जयचंद ने राजसू यज्ञ करवाया और फिर वो संयोगिता का स्वयंवर करवाया। और पृथ्वीराज रासों में ये जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज रासों में ये जानकारी मिलती है। जय, आप ध्यान दीजिएगा, वो चंद्रबरदाई की रचना है। फिर वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को उसने द्वारपाल के रूप में उसने खड़ा कर दिया। फिर वो उसने वरमाला डाल दी संयोगिता ने, और फिर पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण कर लिया, उसके साथ विवाह कर लिया। जयचंद बहुत नाराज हुए और मोहम्मद गौरी को भारत आने की दावत दे दी। ये बातें आपको सारी कहानियां पता है। तो फिलहाल वो ऐसा कहते हैं कि उसने अपहरण कर लिया था, फिर दुश्मनी हो गई और फिर भारत पे आक्रमण की दावत दी। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मारे गए और फिर जयचंद के राज्य में दीपावली मनाई गई। यह तत्कालीन अविवेकपूर्ण हिंदू राजनीति की निम्नतम पराकाष्ठा है। चौहान मार दिए गए और भारत में जयचंद के यहाँ दीपावली मनाई गई। ध्यान दीजिएगा, कितनी अभूतपूर्व, कितनी निम्नतम पराकाष्ठा का काल था ये। आपसी विद्वेष और दूसरे को भारत पर आक्रमण का न्योता दे देना। और फिर ध्यान दीजिएगा, अभी हम चौहान को पढ़ाएंगे तो वो तराइन के दोनों युद्धों को डिटेल करेंगे। अभी यहाँ पे तराइन के युद्ध को हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। फिर चंदावर का युद्ध हुआ है। फिर आपको पता है, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मार दिया। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारे गए, परास्त हुए। जयचंद ने कहा, अरे मोहम्मद गौरी भाई, मैंने तो तुम्हें आमंत्रित किया हिंदुस्तान के साम्राज्य के लिए। गौरी ने कहा, जो अपने मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं। ध्यान देना, जो अपने मुल्क का नहीं वो किसी का नहीं। जब तुम अपने मुल्क के नहीं हुए, अपने लोगों के नहीं हुए, मेरे कैसे हो सकते हो? मार दिया गया, बहुत ठीक हुआ। अब देखना यह है, चंदावर के युद्ध में ध्यान दीजिएगा, वो मोहम्मद गौरी विजयी रहा और जयचंद मारे गए। लेकिन अभी गढ़वाल वंश समाप्त नहीं हुआ है और उसका पुत्र हरिश्चंद्र 1197 तक शासन करता रहा स्वतंत्रता पूर्वक। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहेंगे सर ये बात कैसे पता चलती है? तो जौनपुर जिले में एक जगह है, तहसील है, मछली शहर है। ध्यान दीजिएगा, मछली शहर प्रयागराज से बहुत करीब है। एक दान पत्र उसका मिलता है, उसमें उसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम माहेश्वर और विविध विद्या विचार वाचस्पति, अश्वपति, गजपति आदि उपाधियां दी गई। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे संकेत मिलता है कि उसने कुछ समय के लिए स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया। और ध्यान रखिएगा, जयचंद के दरबार में एक प्रसिद्ध विद्वान श्रीहर्ष हैं और लोग इनको हर्षवर्धन समझ लेते हैं, गलत होता है। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है नैषधीय चरितम। हमारी आप राजपूत काल वाली चीजों को जो प्रैक्टिस सेट है उसमें लगभग 400 प्रश्न केवल राजपूत काल के हैं। देखिएगा, लड़के बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत सारे प्रश्न। अरे सर ये हमने कहा प्रश्नों को समझिए पहले, आप देखिए पूछ क्या रहा है। तो वो श्रीहर्ष है, उनकी रचना है नैषधीय चरितम। चौहान या फिर चौहान वंश की शुरुआत हो रही है सर, और मुझे लगता है कि आज की क्लास को मैं चौहान वंश की शुरुआत में रोकूंगा
और ये टॉपिक हम लोग कल शुरू करने वाले हैं। क्लास कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए, और इसके बाद जब राजपूत काल खत्म होगा 2 लेक्चर मैं और लूंगा, फिर हम लोग यूरोपियों के आगमन पर जाने की कोशिश करेंगे। इतने धैर्य से क्लास को आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त कर रहा हूं। ये 3 प्रैक्टिस सेट हमारे एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न के अमृत मंजरी, अमृत गंगा और अमृत संजीवनी, ये अमृत मंजरी मॉडर्न इंडिया का है। आप चाहें तो मंगा सकते हैं। 7,500 क्वेश्चंस, 2,500 इसमें है अमृत गंगा में, और अमृत संजीवनी में 3,000 हैं। अमृत संजीवनी में 3,000 हैं, तो 3,000, 2,500 और 2,000 कुल मिला के 7,500 क्वेश्चन हैं। आपकी परीक्षा में निर्णायक हो सकते हैं। अगर इन तीनों पुस्तिकाओं को अलग अलग नहीं मंगाना चाहते तो एक कंबाइंड अमृत कलश भी मंगा सकते हैं। ये कंबाइंड है एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, 3,000 क्वेश्चंस हैं इसमें, 3,000 प्लस क्वेश्चन मान लीजिए। तो जैसी आपकी मर्जी और तैयारी का स्तर हो उस हिसाब से आप निर्णय कर सकते हैं। कल हम लोग चौहान वंश से आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज मैं विदा ले रहा हूं। क्लास में बैठने के लिए धन्यवाद। मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।